नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम पहला साल मोदी सरकार में। कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हर देश जो विकास करना चाहता है और पूरे देश के हित में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए अपने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जमीन, आसमां और समुद्र तीनों मोर्चों पर सुरक्षा पुख्ता होनी जरूरी है। यूं तो हमारे जांबाज सैनिक हर हाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ उन्हें भी सशक्त करना और सेनाओं का आधुनिकीकरण भी वक्त की मांग है। आज के कार्यक्रम में हम जांचने की कोशिश करेंगे कि देश को सुरक्षित करने की दिशा में कितनी मजबूती से आगे बढ़ी है केंद्र की सरकार। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ श्री आलोक बंसल। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज विश्व भर में वैसे आतंकवाद के बढ़ते दायरे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच जिस तरीके से सत्ता संतुलन की वजह दिख रही है, उसकी वजह से सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत अहम बन गया है। भारत सरकार के लिए भी सुरक्षा क्षमताओं को दुरुस्त करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कंधों पर होती है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि हमारे देश के सामने क्या है सुरक्षा चुनौतियां। देश की सुरक्षा के मायने सिर्फ सीमाओं या फिर सेनाओं तक सिमटे नहीं हैं। इसका फलक देश की राजनीति, लोगों के सामाजिक जीवन और देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। सुरक्षा का बढ़ता दायरा और दुनिया की बदलती तस्वीर में भारत की सुरक्षा के लिए सेनाओं का योगदान अहम हो चला है। ऐसे में देश की सुरक्षा को चाक-चौबंद करना एक चुनौती के रूप में नई सरकार के सामने खड़ा था। एक तरफ आतंकवाद का खतरा मौजूद था, तो दूसरी तरफ आकाश से लेकर समंदर तक की सीमा पर कई देशों की निगाहें जमी हुई थीं। दक्षिण एशिया में बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, तो कहीं आंतरिक कलह के बीच भारत जैसे विकासशील देश पर दबाव बढ़ रहा था। इस तनाव और विपरीत होती हुई स्थिति में भारतीय सेनाओं को ताकतवर बनाना और उन्हें किसी भी स्थिति में माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहने का हौसला देना भी अहम कदम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा को प्राथमिकता की सूची में ला खड़ा किया। देश के लिए जीने मरने वाले फौजी की जो एक उमंग और उत्साह होता है, उसकी प्रेरणा होती है, उसकी चिंता करना पूरे देश की जिम्मेवारी है, शासन की जिम्मेवारी है। इसको निभाने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। दुर्गम इलाकों में सेना की आवाजाही के लिए सड़कों के निर्माण के साथ ही अन्य निर्माण कार्यों को तेजी से कराना भी एक समस्या थी। सेना को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी के तहत देश में ही तकनीक विकसित करने और बाहर की तकनीक लाने, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, रडार और हथियारों के लिए तेजी से कदम उठाना भी सरकार के सामने एक अहम चुनौती थी। साथ ही पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमाओं को तकनीक के इस्तेमाल से अभेद बनाना भी सरकार के लिए जरूरी था। यह कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनसे पार पाए बिना देश के विकास को पंख देना अपने आप में मुश्किल था। तो चुनौतियां अपार हैं, लेकिन सुरक्षा से जुड़े मसले और गहरा जाते हैं जब सीमाएं अशांत होती हैं। यूं तो भारत की सीमाएं 7 देशों से जुड़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें वक्त वक्त पर सीमा पर मुश्किल हालात उत्पन्न कर देती हैं। और वहीं चीन के साथ हमारे सीमा विवाद और चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिशें भी बार बार ये एहसास दिलाती हैं कि सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर रुख आवश्यक है। लेकिन मोदी सरकार ने एक साल में कैसे इन हालात का सामना किया है, आइए ये भी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली, उस समय देश की सीमाओं पर सुरक्षा का माहौल बेहद चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ पाकिस्तान से लगी सीमा पर आए दिन सीमा पार से आक्रामक कार्रवाई हो रही थी। न केवल गोलीबारी की आड़ में जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में घुसपैठिए प्रवेश कराए जा रहे थे, बल्कि भारतीय सैनिकों के सर भी काटे जा रहे थे। उधर चीन से लगी सीमा पर भी लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की घटनाएं हो रही थीं। नई सरकार ने एक अहम फैसला लिया। सीमा पार से आक्रामक कार्रवाइयों का करारा जवाब देने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई। गोलीबारी शुरू अगर पाकिस्तान करेगा तो उसे खत्म करने का फैसला भारत करेगा। नतीजा सामने था। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के शुरू की गई गोलीबारी का सेना और सीमा सुरक्षा बलों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान की तरफ से ही गोलीबारी बंद करने का प्रस्ताव आया।
हमारी इच्छा है कि हमारे नेबर्स हमारे दोस्त बन जाए, लेकिन इच्छा और एक्चुअलिटी में एक बेसिक फ़र्क है। वो हमारे दोस्त कब बनेंगे मालूम है? जब हमारी ताकत ऐसी हो जाएगी कि वो हमारी तरफ गलत दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। उधर चीन से लगी सीमा पर भी आमतौर पर शांति रही। सितंबर 2014 की घटना को छोड़कर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे के मौके पर लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को साफ कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद घुसपैठ किए हुए चीनी सैनिक अपनी चौकियों में वापस लौट गए। चीन से सटी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने सीमा पर सड़कों का जाल बिछाने की योजना बनाई है। योजना के तहत चीन से सटी 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा के नजदीक क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाएगा। समुद्री सीमाओं पर भी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। फिर से 26/11 जैसे आतंकी हमले न हो, इसके लिए एक नेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी के गठन का फैसला किया गया है। इसके जरिए समुद्री सीमा की चौकसी करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच संयोजन स्थापित किया जाएगा ताकि समुद्री सुरक्षा में कोई ढील न रह जाए। इसके अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा पर चौकस नजर रखने के लिए एक मैरीटाइम इंटेलिजेंस ग्रिड भी बनाया जा रहा है। इसके तहत किसी तरह की सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय सीमाएं आज पहले से अधिक सुरक्षित दिख रही हैं और देश अपने विकास के एजेंडे पर निर्बाध रूप से चलने को तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सीमाओं को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बंसल जी, यहाँ पर ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे जो हालात हम देखते हैं कि पाकिस्तान या चीन के साथ की हमारी सीमाओं में उत्पन्न होते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो या नए तरीके के हालात हो। हम दशकों से देख रहे हैं कि ये हालात उत्पन्न होते रहे हैं। लेकिन एक साल में आपको क्या कोई फर्क नजर आया कि ये जो मौजूदा सरकार है इसके रुख में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि हम सीमाओं पर शांति रखने में कामयाब हो पाए हैं? ये सरकार कहां तक आपको लगता है कि इस मोर्चे पर सफल दिखती भी है? देखिए, 2 मुद्दों पर सरकार ने बहुत बड़ा योगदान किया है। पहला तो ये कि सेनाओं को पूरी खुली छूट दी है कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दें, और इसका हमने असर देखा कि पाकिस्तान से जो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जो गोलीबारी होती रहती थी, उसका सीमा सुरक्षा बल और सेना दोनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसका असर है कि अब वो गोलीबारी रुक गई है। वहीं चीन के साथ हमने कड़ा रुख इख्तियार किया और हमने चीन को बता दिया कि भाई ये नहीं चलेगा, और अगर आप देखें चुमार के बाद कोई अतिक्रमण की घटना नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो योगदान है सरकार का वो ये है कि सैनिकों की जो जरूरतें थी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में थी, जैसे सेंसर्स की या किसी सड़कों की, जैसे अब सड़कों का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है, तो इससे जो है हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है सीमाओं पर वो और ज्यादा कड़ी हुई है, बेहतर हुई है। और काफी समय से देश के अंदर एक माहौल था कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है वहां पे हमें सड़कें नहीं बनानी चाहिए। एक ये इस तरीके की कुछ भ्रामक स्थिति थी कि शायद उस सड़कों का चीनी उपयोग कर लेंगे। मतलब हम एक ये बात बोल सकते हैं कि अगर एक निर्णायक नेतृत्व मिल जाता है तो फिर सेनाओं का मनोबल भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आपने सड़कों की बात की है, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वाकई ये बहुत जरूरी है कि सड़कें होनी चाहिए, लेकिन सड़कों के साथ साथ संचार तंत्र भी व्यवस्थित हो, ये भी विकसित होना बहुत जरूरी है। कहां तक आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ पाई है, क्योंकि ये भी एक अहम जरूरत है? देखिए, इसकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ ही एक जुड़ी हुई और समस्या है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो नागरिक रहते हैं उनके लिए भी रोजगार मुहैया कराना, उनके लिए भी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना एक सरकार की बहुत जरूरत है। जैसे अगर आप देप्सोंग वगैरह में जाएंगे जहां चीनियों ने जस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार बड़े मॉडर्न टाउनशिप्स क्रिएट कर दी गई हैं। तो अब जो है हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि हमारी तरफ हमारे क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को यह ना लगे कि वो किसी तरीके से जो सीमा पार के लोग हैं उनसे किसी तरीके से इन्फीरियर है। तो हर वो सुविधा जो उनको मुहैया कराई जानी चाहिए उसकी तरफ कोशिश की जा रही है। उनको सड़कें, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और तो और रोजगार की जो सुविधाएं हैं जिससे कि उनको वो क्षेत्र छोड़ने ना पड़े, क्योंकि उनके रहने से ही भारत का प्रभुत्व वहां बना रहता है। जाहिर है। तो यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सरकार एक सोच के साथ ये बढ़ रही है कि भाई विकास भी दें वहां पर, और साथ ही साथ विकास के तहत सड़कें और संचार भी दें ताकि हमारी सेनाएं वहां पर अच्छे ढंग से काम कर सकें। सेनाओं से ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो नागरिक हैं वो भी वहां अच्छी तरह से रह चुके हैं, और क्योंकि नागरिक वहां रहेंगे तो सेनाओं के कान, आंख का वो एक काम करते हैं, और साथ ही साथ सेना को जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी वहां पे आसानी से मुहैया हो जाती हैं जब लोग वहां पे लोकल प्रोडक्ट्स जो है
खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो जो सेना की जो रोजमर्रा की सीमाओं की सुरक्षा पे हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है। तो सीमा पर तो इतनी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए सेना के साजो सामान देना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हथियार, गोला बारूद या अत्याधुनिक तकनीकी औजार और अन्य जरूरी साजो सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। और इस दिशा में केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कहां तक हम आगे बढ़े हैं इस मोर्चे पर, इस पर भी डालते हैं एक नजर। पिछले एक साल में नरेंद्र मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने फौज के लिए 40 से ज्यादा खरीद के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसकी कीमत 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें क्रिटिकल हथियार और प्लेटफॉर्म्स जैसे आर्टिलरी गन्स, सबमरीन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स आदि शामिल हैं। इनकी खरीद की मंजूरी पर काफी समय से कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 स्टेल्थ सबमरीन्स, जिनमें से 2 विदेशी कंपनियों और 4 भारतीय शिपयार्ड्स में बननी थी, नवंबर 2007 से लटका हुआ था। अक्टूबर 2014 में रक्षा मंत्री जेटली ने ये सारी 6 सबमरीन्स भारतीय शिपयार्डों में बनाने का फैसला किया और साफ किया कि इसमें प्राइवेट शिपयार्ड्स भी हिस्सा ले सकती हैं। नवंबर 2014 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा चेयर की गई डीएसी मीटिंग में 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की 814 माउंटेड गन्स के 15,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी गई। इसमें से 100 विदेशी कंपनी से और बाकी के 714 माउंटेड गन्स भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। मार्च 2015 में रक्षा मंत्री पर्रिकर ने 32,000 करोड़ रुपए के 12 नौसेना के जहाज जो समुद्री माइंस का पता लगाकर उन्हें खाक करेंगे, यानी कि माइन स्वीपर्स की खरीद की मंजूरी दे दी। 2,900 करोड़ रुपए के 38 स्विस कंपनी के पिलाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी खरीदने का फैसला किया गया। यूपीए सरकार के पिछले 8 सालों में फैसले न लेने या सालों तक फैसले लटकाए रखने की आदत से फौज की जंग लड़ने की काबिलियत को काफी चोट पहुंची। एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, रेडार्स अगर आते भी थे तो इतनी देरी से कि उनकी रकम में इजाफा तो होता ही था, उनकी तकनीक भी पुरानी हो जाती थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है $12 बिलियन की MMRCA 126 MMRCA की फाइटर जेट्स की डील। 2007 में इसका टेंडर खोला गया और 2012 में रफाल को इसके लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया, पर 3 साल बाद तक भी ये डील साइन नहीं हुई थी। एयरफोर्स की जरूरतों की अर्जेंसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला किया कि 36 रफाल्स फ्लाई अवे कंडीशन में खरीद लिए जाएं। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। तो बंसल जी, ये जो हम देखते हैं कि रक्षा खरीद के जो मामले हैं ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं सारे के सारे, लेकिन अभी हमने देखा कि कैसे सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स हैं उन्हें भी मंजूर किया है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि ये जो खरीदारी की प्रक्रिया है इसको एक दूरगामी नीति के तहत देखना बहुत जरूरी है। कहां तक हमें एक स्पष्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क दे पाई है ये सरकार कि ये खरीद की प्रक्रिया आगे भी चलती रहे? देखिए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि इस सरकार की है, ये सेना के अंदर एक विश्वास जगा पाई है कि ये सरकार सेना के हित में कार्य करना चाहती है। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो रफाल डील है इतने सालों से अटकी पड़ी थी और वायुसेना में एक अभाव महसूस हो रहा था उत्तम वायुयानों का, वो एकदम खत्म हो गया इन 36 वायुयानों के सौदा करने से। और अन्य 90 के बारे में जो है मेक इन इंडिया के तहत जो आगे कदम उठाए जाएंगे वो अलग बात है। आप देखिए, पनडुब्बियों के सौदे हुए, युद्धपोतों के सौदे हुए, आर्टिलरी गन्स के सौदे हुए। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनमें से कईयों का जो सौदा है वो प्राइवेट फर्म्स को दिया गया है। हमारे शिपयार्ड्स जो है अब युद्धपोत बना रहे हैं, हमारे प्राइवेट कंपनीज जो है आर्टिलरी गन्स बना रही हैं, और टैंक के निर्माण में भी उनका काफी बड़ा योगदान हो रहा है। तो इस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर के आने से हम देखेंगे कि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से उपलब्धि मोदी सरकार की रही है कि उन्होंने ये रियलाइज किया, प्रधानमंत्री ने, कि हम रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े आयातक हैं दुनिया भर में। तो उन्होंने कहा इसको लेवरेज किया जाए। अगर हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो जो कंपनी हमें सामान सप्लाई कर रही है उसको कहा जाए भाई आप भारत में आइए और बनाइए, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम। यहाँ मेक इन इंडिया की बात शुरू होती है, लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, इसमें सुधार की जो दरकार है, इस मोर्चे पर सरकार का क्या रुख आपको लगता है, कितना सही है? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है एक नई पॉलिसी लाने की, और मेरे ख्याल से सरकार इसमें सफल होगी। सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि हमारे यहाँ जो रक्षा सौदे रहे हैं इनमें नौकरशाही का एक बड़ा ही नकारात्मक रवैया रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, इट हैज ऑल द अथॉरिटी विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उनके पास हर
निर्णय को लेने की क्षमता है, पर उनके ऊपर किसी चीज की भी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसको बदलने की आवश्यकता, और इसके कारण हमने देखा कई रक्षा सौदे जो हैं सालों साल अटके रहते हैं क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन अब शायद उसी तस्वीर को बदलने की कोशिश में है ये सरकार। यहां पर हम मेक इन इंडिया की बात जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की मेक इन इंडिया नीति ने न केवल आर्थिक प्रगति का रास्ता प्रशस्त किया है, बल्कि देश की रक्षा को भी चाक चौबंद करने का इंतजाम किया है। जैसे ही केंद्र सरकार ने डिफेंस में 49% FDI का ऐलान किया, देश में हथियारों के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की कई कंपनियां आगे आई हैं। मेक इन इंडिया का देश के रक्षा परिदृश्य पर क्या असर होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत अपने 70% फौजी हथियार और प्लेटफॉर्म्स आयात करता है और दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। पर यह कोई फख्र की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया नारे को अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा अमल करने की जरूरत है तो वो डिफेंस इंडस्ट्री को है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया न सिर्फ देश में ऊंचे दर्जे की टेक्नोलॉजी, निर्माण की क्षमता और आर्थिक वजहों से जरूरी है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी बेशकीमती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2015 के बैंगलोर एयर शो में देश की प्राइवेट और विश्व की बड़ी हथियार कंपनियों को स्वदेश में ही फैक्ट्रियां लगाने का न्योता दिया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI की लिमिट को 26% से बढ़ाकर 49% करना मोदी सरकार के पहले फैसलों में से था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐलान किया था कि DPP यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स के रूल्स आसान किए जाएंगे, ताकि जो विदेशी कंपनियां यहां पर टेक्नोलॉजी लाना चाहती हैं और फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं उन्हें प्राथमिकता मिले। मोदी सरकार से पहले जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल थीं, उन्हें सौतेले व्यवहार और नुकसान को झेलना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अपनी पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग में डिफेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 13,000 करोड़ रुपए के 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी दी थी। इसे एक विदेशी और एक भारतीय प्राइवेट कंपनी मिलकर निर्माण करेंगे और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके एवरो एयरक्राफ्ट को बदलेंगे। ये फैसला 2013 से रुका हुआ था, क्योंकि यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल में प्राइवेट कंपनियों को सौदा देने पर विवाद खड़ा हो गया था। अब आर्मी और एयरफोर्स के लिए सारे 348 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत में ही बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के मंत्र के तहत। पिछले 10 सालों में 384 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की डील, जिसमें रूसी कामोव और यूरोकॉप्टर फेनेक रेस में थे, करप्शन के आरोपों की वजह से 2 बार कैंसिल हो चुकी थी। $1.4 बिलियन के 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और $1 बिलियन के 15 चिनूक हेवी लिफ्ट चॉपर्स की मंजूरी में भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत फैसला लिया। नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जो 6 स्टेल्थ सबमरीन्स, जिसमें से 2 विदेशी शिपयार्ड्स और 4 भारतीय शिपयार्ड्स में बनी थी, वो फैसला नवंबर 2007 से लटका हुआ था। अक्टूबर 2014 में रक्षा मंत्री जेटली ने सारी 6 सबमरीन्स भारतीय शिपयार्डों में बनाने का फैसला किया और साफ किया कि इसमें प्राइवेट शिपयार्ड्स भी बराबर का हिस्सा ले सकती हैं। आर्मी पिछले 35 साल से ज्यादा से हावित्जर आर्टिलरी गन से महरूम है। 414 हावित्जर्स, जो बोफोर्स का स्वदेशी अपग्रेडेड वर्जन होगा, अब 1260 करोड़ की लागत से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाया जाएगा। इन्हें धनुष नाम दिया गया है। इंडिजिनाइजेशन की राह पर अब नेवी सबसे आगे है। आज उसकी 46 वॉरशिप्स और सबमरीन्स भारतीय शिपयार्डों में बन रही हैं। INS कमोरता, INS विशाखापट्टनम, INS कोलकाता और INS कालावेरी इसी की मिसाल है। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। तो बंसल जी, कितना आपको लगता है हम तैयार हैं इस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि हम ज्यादातर तकनीक जिसकी हमें बहुत दरकार है, वो हम इस वजह से अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाते थे कि या तो वो बहुत महंगी होती है या हमारे पास वो औद्योगिक आधार नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। कितने तैयार हैं अब हम? देखिए, हम तैयार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया के कई फायदे हैं। पहली चीज़ तो जैसा कहा कि सबसे बड़ा आयातक होना दुनिया में बहुत अच्छी फख्र की बात नहीं है, पर चूंकि स्केल इतना ज़्यादा है, विदेशी कंपनियों को आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे को सौदे बाहर से भेज रहे हैं वो भारत में ही आके बना सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी भी चीप मैन पावर अवेलेबल है। और उनके आने से जो तकनीक मिलेगी वो अन्य एंसिलरी यूनिट्स को मिलेगी, जो उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर बाद में ये एंसिलरी यूनिट दूसरी जो तकनीक एक बार आ जाएगी तो फिर दूसरे प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी सप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप देखें अभी जिस तरीके से सौदे हुए, आर्टिलरी गन्स का सौदा, पनडुब्बियों का, जहाजों का, इसमें काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी शुरू हो गई है। और सरकार ने यहां तक कहा है कि जो विशेषकर जिनमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, वहां पे 100% भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर जी, एक अहम बात यहां पर यह भी है कि जब अभी आकाश मिसाइल सफल जब देखा गया तो उसके बाद जनरल सुहाग ने यह कहा था कि ये एक आधुनिकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारी अपनी संस्थाएं जैसे DRDO है, इनको सशक्त करने की दिशा में सरकार की सोच आपको क्या लगती है? देखिए, DRDO काफी सफल संस्थान रहा है, लेकिन उसके साथ एक समस्या रही है। DRDO प्रोडक्ट्स अच्छे देता है, उसके बाद उनको जो
प्रोडक्शनलाइज करने का जो सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती। दूसरा क्या है, जो रक्षा अनुसंधान संस्थान है, जो DRDO है, देरी इसमें काफी होती है और ये वाजिब है। कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप डेवलप करते हैं देरी होती है। और रक्षा सेनाओं की तरफ से क्या होता है कि जब तक वो प्रोडक्ट आता है तब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी होती हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वो अपने स्टाफ। आपको नहीं लगता कि एक चुनौती है सरकार के सामने कि उनको साथ लेकर निजी क्षेत्र और अन्य कंपनियों को साथ लेकर चलना होगा? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि DRDO के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर बनाए, और ये अब हो रहा है धीरे धीरे। प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें L&T वगैरह जो है, अब ये DRDO के साथ मिलकर अब जो कई चीजें जो DRDO ने जो अभी जिन नए अनुसंधान किए हैं उनको अब प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, और इससे क्या है एफिशिएंसी और प्रोडक्ट बेहतर होती जाएगी। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि भारत भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि भारत के पास अपना रिक्वायरमेंट तो है ही है, पर एक आप प्रोडक्शन फैसिलिटी अगर आप सेटअप कर लें तो एक बहुत बड़ा निर्यातक बन सकते हैं। तो यानी कि चाहे हम निजी कंपनियों की बात करें या फिर हम सरकार की बात करें, अंतरिक्ष संस्थाओं की बात करें, चाहे हम DRDO जैसे संस्थाओं की बात करते हैं, तो उद्देश्य एक ही है कि हमारे आधुनिकीकरण रक्षा क्षेत्र में इस तरीके से हो कि हमारी सेनाओं की क्षमता बढ़े। लेकिन अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में जिस तरीके से हमारे भारत देश का डंका बज रहा है, जिस तरीके से मंगलयान को लेकर सारा विश्व हमारी सराहना कर रहा है, उसको देखते हुए कहना होगा कि इस क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत सारे मौके हैं। मंगलयान की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का धाक विश्व में जमा दी। भारत एशिया का पहला देश बन गया जिसने मंगल पर विजय पाई। अभी तक अमेरिका और रूस जैसे देश ही अंतरिक्ष विज्ञान की तकनीक में आगे रहे हैं, लेकिन अब भारत का भी अंतरिक्ष में दबदबा बढ़ रहा है। दरअसल आधुनिक दुनिया के लिए स्पेस तकनीक का विकास करना लाजमी हो चला है। ऐसे में भारत का स्पेस मिशन देश के आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू को और मजबूत बनाने का एक जरूरी कदम है। अंतरिक्ष विज्ञान की जरूरतों को मजबूत बनाने और उसे ऊंचाई देने के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे अनुसंधान और GSLV, PSLV और दूसरे कार्यक्रम तेजी के साथ चल सकें। आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। आज मंगल को मॉम मिल गई। भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। इसरो लगातार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय तकनीक विकसित कर रहा है। कम लागत में विकसित भारतीय तकनीक का मुरीद अमेरिकी संस्था नासा भी बन चुका है। वजह यही है कि इसरो के मिशन में नासा भी सहयोगी की भूमिका में साथ है। अंतरिक्ष में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो या फिर किसी चक्रवात की जानकारी, सटीक मौसम का हाल स्वदेश निर्मित सैटेलाइट के जरिए सारी जानकारी मिल सकेगी। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ग्रामीण विकास और पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। इसी के जरिए कृषि क्षेत्र में बाढ़ और सूखे की मार कम करने, पानी के स्रोतों का सही इस्तेमाल करने, शहरों का सही ढंग से विकास करने में सहायक हो रहा है। स्पेस तकनीक विकास के जरिए औद्योगिक इकाइयों के बढ़ने की भी काफी उम्मीदें हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष यान के साथ कई दूसरे महत्वपूर्ण यंत्र भी देश में ही बनाए जा सकेंगे। मेक इन इंडिया में स्पेस को और भी फोकस दिया जा सकता है। आज की तारीख में जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ज़्यादा एम्फोसिस रहता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे या अन्य चीज़ों पे। स्पेस और न्यूक्लियर में अब फोकस होने लगा है, पर स्पेस में भी और फोकस हो सकता है। तो अन्य देशों को बताया जा सकता है कि देखिए, आप इन कारखानों के साथ, हमारी इन कंपनियों के साथ काम करके कम कॉस्ट में
सक्सेसफुली अपने रॉकेट्स के कंपोनेंट्स या सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स हिंदुस्तान में बना सकते हैं। आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। PSLV C-23 रॉकेट के जरिए इसरो ने 4 देशों के 5 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया। साथ ही देश में ही निर्मित GPS सैटेलाइट के जरिए सटीक और तेज नेविगेशन लोगों तक पहुंचाना है। देश में लगभग अलग अलग 20 विभागों को पूर्वानुमान इसरो दे रहा है और लगभग 50 से भी ज्यादा विभाग और मंत्रालय अपने कार्यक्रम के सटीक क्रियान्वयन और बेहतर परिणाम के लिए अंतरिक्ष विज्ञान की क्रांति का उपयोग करने की कतार में हैं। जाहिर है अंतरिक्ष में बढ़ता दबदबा देश में लोगों तक पहुंचने वाली कई सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। असीम मिश्रा, DD न्यूज। तो बंसल जी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो हम बुलंदियां छू ही रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष की जो हमारी तकनीक है, जो हम इतने विकसित कर चुके हैं, ये तकनीक की क्षमता कहां तक हमें हमारे देश की सुरक्षा को पुख्ता करने में सहायक होती है? देखिए, उपग्रह प्रक्षेपण की जो तकनीक है उसमें भारत अग्रणी राष्ट्र रहा है और अब हमने डेडिकेटेड एक सेट जो उपग्रह छोड़ा है नौसेना के लिए, जो ओशन सेट है, जो ओशन का सर्वेलेंस कर रहा है और आगे चल के अन्य रक्षा सेवाओं के लिए भी डेडिकेटेड उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आगे जारी है। तो इनके जरिए एक तो सर्वेलेंस में बहुत मदद मिलेगी और वैसे भी भारत जो है रिमोट सेंसिंग की फील्ड में काफी अग्रणी है। तो जो रिमोट सेंसिंग की जो पिक्चर्स आ रही हैं उनका रक्षा सेवाएं ऑलरेडी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब उनका प्रयोग किया जा रहा है और आगे चलकर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा जो संचार व्यवस्था है, विशेषकर समुद्री क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में, वहां हम सैटेलाइट उपग्रह तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और नौसेना के लिए एक उपग्रह छोड़ा जा चुका है। आगे चल के अन्य रक्षा सेवाओं के लिए भी एक डेडिकेटेड सैटेलाइट होगा और इनके माध्यम से संचार और सर्वेलेंस दोनों ही महत्वपूर्ण चीज की जा सकती है। और ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हमारी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात थी देश की सुरक्षा की और जाहिर है कि चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये सरकार आने वाले वक्त में भी इन चुनौतियों से निपटने में यूं ही सफल रहेगी। इसके साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।